नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव। अभी आप मुझे देख रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ राघव नगर में स्थित डॉक्टर विश्रुत भारती के वहाँ। विश्रुत भारती प्रत्येक संडे को गोरखपुर से देवरिया के लिए आते हैं और ये यूरोलॉजिस्ट हैं। आप जो हैं यूरोलॉजी में एमएस हैं, सर्जन हैं और एमसीएच में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। देवरिया में बहुत दिनों से एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट की कमी महसूस की जा रही थी, लेकिन दुर्भाग्य देवरिया का ये है कि आप भी हफ्ते में एक ही दिन आते हैं और इस समय आमतौर से ये देखा जा रहा है कि गुर्दे की समस्या बहुत ज़्यादा होती है और लोग गुर्दे की समस्या को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं और काफ़ी दूर दूर तक उनको भागना पड़ता है। अब चूँकि मान लीजिए अगर कोई पेशेंट गरीब हो और वो संजय गांधी मेमोरियल न जा सकता हो, गोरखपुर न जा सकता हो, तो शायद देवरिया में ऐसी कोई अच्छी व्यवस्था या सुविधा उपलब्ध नहीं थी कि एक अच्छा यूरोलॉजिस्ट जो है यहाँ उपलब्ध हो सके। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर विश्रुत भारती के आने से धीरे धीरे वो कमियां पूरी हो जाएंगी। तो आज मैं राघव नगर स्थित डॉक्टर विश्रुत भारती के क्लिनिक में मौजूद हूं और गुर्दे से संबंधित कुछ बीमारियों के बारे में डॉक्टर विश्रुत भारती से कुछ जानकारियां प्राप्त करना चाहता हूं। नमस्कार सर। सर, बहुत अच्छी बात है कि आप देवरिया में उपलब्ध हो जाते हैं और हर संडे को आ जा रहे हैं जी। तो ये देवरिया का और मरीजों का भी मैं सौभाग्य से नहीं, हम लोग को भी बहुत खुशी है और हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि ये मौका मुझे मिला है और चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो देवरिया निवासी लोग हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ, क्योंकि वही काम है हम लोग का कि लोगों की सेवा करना। स्पेशली हमारी स्पेशलिटी में यूरोलॉजी में बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनको ज़रूरत भी है। तो सर, आपसे हम कुछ जानकारी लेना ये चाहते थे कि किडनी स्टोन, गुर्दे में जो स्टोन होता है, ये बीमारी आमतौर से बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। तो गुर्दे के स्टोन के क्या लक्षण होते हैं और प्राइमरी स्टेज में ये कैसे पता चलता है? देखिए, बहुत जैसा कि आपने कहा कि बहुत कॉमन बीमारी है, स्पेशली इस हिस्से में, देश के इस हिस्से में पानी की क्वालिटी जैसी है और कुछ खान पान का तरीका हमारे समाज में जैसा है, उस पर बहुत कॉमन बीमारी है। इसके लक्षण मेनली डिपेंड करते हैं कि किडनी के किस हिस्से में पथरी फंसी है। अगर पथरी किडनी में है तो बगलों में, जैसे जिसको हम लोग फ्लैंक कहते हैं, साइड में पेन होता है जिस भी साइड का है, या फिर जैसे जैसे पथरी नीचे है, किडनी की नली में फंसी है या पेशाब की थैली में है, तो नीचे की तरफ दर्द होना, पेशाब में कभी कभार खून आना या फिर पेशाब में जलन होना, ये सब लक्षण हो सकते हैं पथरी के। सर, किडनी स्टोन के लिए कोई आधुनिक तकनीकी भी उपलब्ध है? बहुत, बल्कि यूरोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे तकनीकी रूप से बहुत सारी चीज़ें विकसित हो चुकी हैं और आज के ज़माने में बात किया जाए तो मैं कहूँगा 99.9% पथरी के मरीज़ आजकल आराम से दूरबीन के ऑपरेशन से, दूरबीन की विधि से किए जाने वाले ऑपरेशन से टोटली ठीक हो जाते हैं और मुश्किल से 1 या 2 दिन के हॉस्पिटल स्टे में वो लोग टोटली कम्प्लीटली क्योर हो जाते हैं। जी। सर, किडनी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कौन कौन सी सावधानियां अगर बरती जाए तो किडनी स्वस्थ रहे और उनके पेशाब में कोई दिक्कत ना हो और ऐसी कोई प्रॉब्लम उपस्थित ना हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि कुछ चीज़ों के लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, डाइट के चेंजेस हैं जो हमें लाने होंगे कि भाई पानी की मात्रा आप अच्छी रखें, ठीक है। उसका एक सर्टेन लिमिट है कि भाई 2.5 to 3.5 लीटर, 2.5 से 3 लीटर पानी रोज़ पिया जाए। हाइड्रेटेड रखें अपने किडनी को। इसके अलावा ऐसा नहीं है, मेनली हेल्दी लाइफस्टाइल, एक जनरल फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करें तो किडनी अपने आप में हेल्दी रहती है। ज़रूरी ये जानना है कि किडनी ख़राब होने के या किडनी संबंधित बीमारियों के लक्षण क्या हैं, ताकि अगर वो लक्षण आ रहे हैं तो आप जल्द से जल्द यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट से जाके आप संपर्क करें। जैसे कि भाई किडनी के हिस्सों में दर्द होना, पथरी की हिस्ट्री है, बार बार आपको पथरी बन रही है, प्रोस्टेट संबंधित तकलीफ़ होना या फिर उल्टी या खून कम बनना शरीर में, ये सब लक्षण हो सकते हैं। सर, ये एक चीज़ और बड़ा देखा जा रहा है, मेल और फीमेल दोनों में देखा जा रहा है
कि यूटीआई से संबंधित प्रॉब्लम, जी। जैसे मूत्र संक्रमण जो होता है यूटीआई, जी। यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, तो वो ये समस्या बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, तो ये किस कारण से होता है सर? देखिए, सबसे पहले तो महिलाओं में खासकर कॉमन होती है। जी सर। इसकी वजह तो ये होती है कि फीमेल की एनाटमी, फीमेल के शरीर की, महिलाओं के शरीर का बनावट ऐसी है कि उनमें यूरिन में इन्फेक्शन होने की संभावना हमेशा ज़्यादा रहती है। जी सर। दूसरी वजह आज के ज़माने में ये है कि लोग, आप ओवर द काउंटर ड्रग्स, मतलब डायरेक्ट आप फार्मेसी पे जाके जो दवा लोग ले लेते हैं, उससे रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है इन्फेक्शन का। जो आपको एक बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ, आपने कहीं से इधर उधर से दवा उठा ली और उससे इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक नहीं होता, दब जाता है और अगली बार उस दवा से रेजिस्टेंट हो जाता है। सपोज दैट सर, मान लीजिए कि आप तो हफ्ते में एक बार आते हैं और किसी महिला को या पुरुष को जो भी है यूटीआई हो गया, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, तो कम से कम आपका एक हफ्ते तक वेट करने के लिए जी। वो कुछ ऐसी कोई दवाइयाँ भी आती हैं जिससे कि वो अपने आप को उसको रोक सके? देखिए, बिना कंसल्टेशन लिए, क्वालिफाइड कंसल्टेशन लिए एंटीबायोटिक शुरू कर देने की तो सलाह मैं नहीं दे सकता हूँ। मगर जब तक के लिए अगर महिला मरीज़ है तो गायनेकोलॉजिस्ट, कोई क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट या जनरल सर्जन से मिल के शुरू कर सकते हैं। मगर अगर इन्फेक्शन या संक्रमण बार बार हो रहा है तो उस स्थिति में एक यूरोलॉजिस्ट का ओपिनियन बहुत अनिवार्य हो जाता है। एक बार शुरुआती आराम हो जाए उसके बाद मरीज़ आके मिल सकता है, जानने के लिए कि क्या कोई ऐसी अंदरूनी प्रॉब्लम तो नहीं है जिस वजह से ये बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, ताकि उसको अगर ठीक कर दिया जाए तो ये इन्फेक्शन भी होना बंद हो जाएगा। सर, सपोज दैट मान लीजिए पेशेंट आपको दिखाने आ रहे हैं और आप तो प्रत्येक रविवार को देवरिया आते हैं, तो मान लीजिए कि अगर कोई पेशेंट सोमवार को बीमार पड़ गया, जी, जरूरी नहीं कि वो रविवार को ही पड़े, बिल्कुल, कभी कभी एक बार ही बीमार पड़ जाता है, बिल्कुल इमरजेंसी तो हो सकती है। फिर उस समय आपसे कैसे और कहाँ मुलाकात हो पाएगी सर? बिल्कुल सही कहा आपने, बीमारी और ये सब प्रॉब्लम समय और दिन देख के नहीं यही आती। तात्पर्य है। तो रविवार को तो हर रविवार को मैं डॉक्टर मंजू मेमोरियल हॉस्पिटल में तो बैठता ही उपलब्ध रहता हूँ, और बाकी सभी सोमवार से लेकर शनिवार तक मैं प्रत्येक दिन गोरखपुर में अवेलेबल हूँ। पल्स हॉस्पिटल छात्र संघ चौराहे पे 10 बजे से 4 बजे तक, और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक भारतीय हॉस्पिटल गांधी आश्रम की गली गोलघर में अवेलेबल हूँ मैं। जी सर। जी। चीज़ और देखा जाता है सर, क्योंकि वो भी यूरिन से रिलेटेड ही है, प्रोस्टेट। जी। तो प्रोस्टेट किस कारण से होता है और कैसे पता चलता है और किस एज ग्रुप में होता है सर? देखिए, प्रोस्टेट तो सभी मर्दों में होता है जी सर। और सभी मर्दों में उम्र के साथ बढ़ता भी है। अब किसी में ज़्यादा बढ़ रहा है, किसी में कम बढ़ रहा है, ये ज़्यादातर जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। अगर जैसे आपके पिताजी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो 50 साल 55 साल की उम्र के बाद आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होने की संभावना भी ज़्यादा ही रहेगी। इसके लक्षणों के लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है, जैसे बार बार यूरिन लगना, धार में कमी आना, रात में बार बार 2 3 4 5 बार उठने की ज़रूरत पड़ रही है, जल्दी जल्दी बार बार गुसलखाने भागना पड़ रहा है पेशाब करने, ये इसके लक्षण हो सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ भी सर देखा गया है कि प्रोस्टेट कैंसर वगैरह भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये कैसे पता चल पाएगा कि प्रोस्टेट कैंसर से वो ग्रसित है या इनलार्जमेंट से ग्रसित है? देखिए, नॉर्मल इनलार्जमेंट हो जिसको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं, BPH कहते हैं, और दूसरा प्रोस्टेट कैंसर, इन दोनों में लक्षण तो मोटा मोटी सेम ही रहते हैं। हाँ, प्रोस्टेट कैंसर में ब्लड आने की संभावना पेशाब में ज़्यादा हो सकती है, मगर दोनों में से कोई भी लक्षण हो आपको यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके, और यूरोलॉजिस्ट आपकी कुछ ऐसी जांचें करेगा जिससे साधारण एनलार्जमेंट है या फिर प्रोस्टेट कैंसर की संभावना है, ये एक यूरोलॉजिस्ट ही निर्णय ले सकता है, ये उसकी संभावना को वही बता सकता है। यूरोलॉजी में सर ये एक रोबोटिक सर्जरी होती है जी। तो रोबोटिक सर्जरी कैसे होती है और इसका भविष्य क्या है सर? देखिए, ये रोबोटिक सर्जरी इस समय की सबसे एडवांस्ड फॉर्म ऑफ सर्जरी है। पहले चीरा लगा के किया जाता था, उसके बाद दूरबीन आई जिसको लैप्रोस्कोपी कहा जाता है या एंडोस्कोपी कहा जाता है, अब उसका भी नेक्स्ट लेवल आ गया लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी। तो रोबोटिक सर्जरी में 2 कंसोल्स होते हैं जिसमें ये रोबोट को पूरी तरह से सर्जन कंट्रोल करता है, और इसका फ़ायदा ये होता है कि पेट के अंदर की गहरी सी गहरी जगहों पर रोबोट के हाथ आराम से पहुंच जाते हैं, ठीक है, और सर्जन को एक 3D विजन मिलता है जिससे एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है। इसका बहुत हद तक एप्लीकेशन जो है यूरोलॉजी में है, स्पेशली प्रोस्टेट कैंसर या फिर पेशाब की थैली का कैंसर या किडनी कैंसर में इसका सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है। और आने वाले समय में जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और जगह फैलेगी और ज़्यादा लोगों को उपलब्ध होगी, इसका थोड़े जो खर्चे हैं कम होंगे, तो ये डेफिनेटली फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ी रूप में उभरने वाली फील्ड है। सर, ये प्रोस्टेट जो होता है, प्रोस्टेट में BPH जो होता है,
उसका इलाज कैसे होता है सर? देखिए, इसमें 80% मरीज़ों का तो इलाज आराम से दवाओं से संभव है। अगर दवाओं से पूरा आराम है तो दवा से काम चल जाता है। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की बात ये होती है कि दवाओं को फिर जीवन भर खाना पड़ता है। जैसे बीपी शुगर की दवा, वैसे ये भी होती जी जी सर। है। दवा का डोज कम ज़रूर हो जाता है, मगर कुछ ना कुछ रूप में वो चलती रहती है। जो मरीज़ दवा खाने में सक्षम नहीं है या फ़ायदा नहीं हो रहा है, उनका आजकल दूरबीन विधि से, जिसमें करंट से प्रोस्टेट को काट के या लेज़र से प्रोस्टेट को निकाल दिया जाता है, ये एक परमानेंट इलाज होता है। परमानेंट तरह से प्रोस्टेट की रुकावट को दूर कर दिया जाता है और हमेशा के लिए निवारण हो जाता है। यही 2 मेन तरीके हैं इसके इलाज के। जी सर। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर विश्व भारती को। आप जो है यूरोलॉजी में सर्जन हैं और KGMU लखनऊ से आपने यूरोलॉजिस्ट की डिग्री हासिल की है, और मुझे आशा है कि आप भी सुन करके इससे कुछ लाभ उठा सकते हैं।